अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से किया इनकार, कहा फिलहाल बातचीत का कोई इरादा नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन क़यादत को डर है कि डील का कहेंगे तो अवाम के हाथों मरेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप का अजीब व गरीब दावा। अमेरिका और इसराइल जंग खत्म कर दें, ईरान अपने पड़ोसी ममालिक पर हमले भी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अपील। ईरान के साथ जारी जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 300 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद हलाक, 3 दीगर ज़ख्मी। अमरीका ने हिंदुस्तान के मुकाबले में ईरान मामला हल करने पाकिस्तान को दी तरजीह, ये मोदी हुकूमत की नाकामी है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की मरकजी बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद। हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए लोग कतारों में ठहरने पर आज भी मजबूर। पेट्रोल की किल्लत नहीं, कमिश्नर सिविल सप्लाई तेलंगाना एम स्टीफन रविंद्र का दावा। और हमारी दुआ है कि अजहरुद्दीन जल्द MLA MLC बन जाएं ताकि वजीर के ओहदे पर बरकरार रहें। तेलंगाना असम्बली में साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। अजहरुद्दीन ने जवाब में हरीश राव से किया इजहार तशक्कुर। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। ईरान की जानिब से अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया गया। ईरान ने कहा कि मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। वज़ीर ख़ारिजा ईरान अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी फ़रीक़ मुख्तलिफ़ सालिसों के ज़रिए मुख्तलिफ़ पैगाम भेजना शुरू कर चुका है और दोस्त ममालिक ने अमरीकी तजावीज़ को भिजाया। ईरानी हुकाम ने बताया कि जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी अहदेदारों के कत्ल का खात्मा है और ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। हुकाम के मुताबिक जमबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान जंग के दोबारा आगाज़ को रोकने के ठोस और ज़मानत शुदा इक़दाम का मुतालबा करता है। ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की ज़मानत भी दी जाए। ईरानी हुकाम ने कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने का भी हम मुतालबा करते हैं। ईरानी आला अहदेदार के मुताबिक ईरान का इब्तदाई रद्दमल अमेरिका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेजा गया था। इस दौरान फिर एक बार आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। क्रूड ऑयल की कीमत अब $103 तक जा पहुँची है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन उनकी क़यादत को डर है कि डील का कहेंगे तो अपनी आवाम के हाथों मरेंगे। वाशिंगटन में खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात करें। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। उन्होंने भी कहा कि ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अवाम अपने ही अवाम के हाथों मरेगी, उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में 8 जंगें उन्होंने रुकवाई हैं, एक और जंग भी जीत रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की बहरी और फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि अमेरिका जंग हार रहा है। और इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और इसराइल से कहा कि अब जंग ख़त्म करने का वक्त आ गया और ईरान से भी मुतालबा किया कि वो पड़ोसी करीबी ममालिक पर हमलों का सिलसिला बंद कर दे। मीडिया से बातचीत करते हुए गुटेरेस ने कहा कि लोग बहुत गैर यकीनी सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वह खुद हाल ही में लेबनान के दौरे के दौरान यही सूरत हाल देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ भी जंग ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने हिज़्बुल्लाह से भी मुतालबा किया कि इसराइल पर हमले बंद करें और इसराइल से कहा कि अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ और हमले रोक दे। उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा का मॉडल लेबनान में नहीं दोहराना चाहिए। Of international law. I have remained in close contact with many from the region and around the world, and a number of initiatives for dialogue and peace are underway. They must succeed. I have just appointed Jean Arnaud as my personal envoy to lead the UN efforts on the conflict and its consequences. My message to the United States and Israel is that it is high time to end the war as human suffering deepens, civilian casualties mount, and the global economic impact is increasingly devastating. And my message to Iran is to stop attacking their neighbors that are not parties to the conflict. Security Council has condemned these attacks and demanded that they end. And it has reaffirmed that respect for navigational rights and freedoms around critical maritime routes, such as the Strait of Hormuz, must be respected. The prolonged closure of the strait is choking the movement of oil, gas, and fertilizer at a critical moment in the global planting season. Across the region and far beyond,
civilians are enduring serious harm and living under profound insecurity. I witnessed some of these consequences firsthand during my recent visit to Lebanon. There too, the war must stop. Hezbollah must stop launching attacks into Israel. And Israel must stop its military operations and strikes in Lebanon, which are hitting civilians the hardest. The Gaza model must not be replicated in Lebanon. Around the globe, markets are in turmoil, humanitarian operations are constrained, and on every front, the shockwaves are falling hardest on those who bear no responsibility for this conflict. The poorest, the most vulnerable, the least able to absorb yet another blow. The UN system is deeply engaged in trying to minimize the consequences of the war. And the best way to minimize those consequences is clear. End the war immediately. War is not the answer. We need a way out of this disaster. Diplomacy is the way out. Full respect of international law is the way out. Peace is the way out. And I thank you. Thank you very much, Edie. Thank you very much, Mr. Secretary General. Edith Lederer from the Associated Press. अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि ईरान के साथ जारी जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 300 अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक 290 अमेरिकी फ़ौजी जंग के पहले दिन से अब तक ज़ख्मी हुए। इनमें से 255 फ़ौजी दोबारा ड्यूटी पर रुजू हुए हैं, जबकि 10 फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हैं और बाकी 25 अमेरिकी फ़ौजी एहलकारों की हालत के बारे में कोई मालूमात जारी नहीं की गई। इस दौरान ये भी इतला है कि अबू ज़बी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं। यूएई हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है। खलीजी ममालिक कुवैत, यूएई, बहरीन और क़तर में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के ड्रोन हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और बढ़ते हैं चंद मुल्की और रियासती खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने गुज़िश्ता रात कहा कि हिंदुस्तान कोई ब्रोकर यानी दलाल मुल्क नहीं है। अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, लेकिन सच ये है कि हमारी सिफारतकारी, आलमी राब्ते और बयानिया के इंतज़ाम में बड़े पैमाने पर नाकामियों ने एक टूटे हुए मुल्क को ब्रोकर मुल्क बनाया। यही खुद साख्ता विश्वगुरु का हमारे सिफारती रिकॉर्ड में एक ऐसा अनोखा ताउन है जिसे वज़ीर ख़ारजा के कितने भी वन लाइन्स मिटा नहीं सकते। कांग्रेस लीडर ने पाकिस्तान की सियाह तारीख का हवाला दिया और कहा कि ये काबिल एतराज़ है कि पाकिस्तान को इस किरदार के लिए मौजूद समझा गया। ये वही मुल्क है जिसके रियासती निज़ाम ने 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया है। ईरान के मामले में अमेरिका का पाकिस्तान पर एतबार ज़ाहिर करता है कि हिंदुस्तान को नज़रअंदाज किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत और मुल्की वज़ारत ख़ारजा को भी अपनी तनकीदों का निशाना बनाया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। केरल में अवामी इजलास से खिताब में उन्होंने कांग्रेस राहुल गांधी की खूब सताइश की। इमरान ने यह भी कहा कि इस वक्त मुल्क को नाजुक दौर से राहुल बचा सकते हैं। केरल में भी कांग्रेस का ही बोलबाला होगा। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने मखसूस अंदाज में चंद अशार भी सुनाए। एक तरफ समंदर है और एक तरफ लोगों का समंदर है। हजारों हजार लोग यहां पर इकट्ठा हैं। मुझे पता है कि लैंग्वेज का बैरियर है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मोहब्बत की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। मोहब्बत सबको समझ में आती है। यहां सादिक अली थंगल साहब, कुंजाली कुट्टी साहब बैठे हैं। ये पूरा रीजन जो है वो आपकी तहजीब के लिए जाना पहचाना जाता है। मैं केरला में खड़ा हूं और यहां के चीफ मिनिस्टर के बोर्ड चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ही पीआर टीम हायर की हो। चीफ मिनिस्टर साहब के पास हजारों हजार, सैकड़ों करोड़ रुपए पीआर के लिए हैं, लेकिन आशा वर्कर के लिए पैसा नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने झुका दिया है खुद को, उसी तरह से पिनरई विजयन जी ने नरेंद्र मोदी के सामने खुद को झुका दिया है। ये अलायंस क्लियर है, ये अलायंस सबको समझ में आ रहा है। इसलिए अब केरला बदलाव के लिए तैयार है और उसकी शुरुआत कैलिकट बीच से होगी, कोझिकोड से होगी, इस रीजन से होगी। आप तैयार हैं ना? तैयार है ना? तैयार है ना? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने केरला से एक अलग तरह से मोहब्बत की है।
प्रियंका गांधी जी को यहां की मिट्टी से प्यार है, सोनिया गांधी जी को केरला से प्यार है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को केरला से प्यार है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जिस तरह से दिल्ली में देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला करके सवाल पूछते हैं, मैं चाहता हूं केरला शुरुआत करे राहुल गांधी जी का उसी तरह से साथ देने के लिए। आप 2026 में केरला में यूडीएफ की सरकार बनाइए। आने वाले दिनों में यहां से शुरुआत होगी तो 2029 में दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के बैठेंगे। ये भरोसा आपको दिलाते हैं दोस्तों। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए लोग कतारों में ठहरने पर आज भी मजबूर रहे। इसराइल ईरान जंग की वजह से पहले ही खौफ का माहौल है। पेट्रोल की किल्लत के अंदेशों के बीच पेट्रोल पंप पर शहरियों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। मुल्क की रियासतों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आसाम के अलावा खुद शहर हैदराबाद में भी बड़ी तादाद में लोग कतारों में देखे गए। लोगों का कहना है कि पहले 2 मिनट में वो पेट्रोल डलवा लेते थे, लेकिन अब 1 घंटा और कभी इससे भी ज़्यादा वक्त लग रहा है। ख्याल रहे कि भारत पेट्रोलियम मसनूआत का 50% आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते दरामद करता है। हुकूमत दावे कर रही है कि किल्लत नहीं है, लेकिन आम आदमी मुसलसल परेशान है। हैदराबाद के शेखपेट इलाके में अजीबोगरीब मनाजिर देखे गए। गैस एजेंसी से सिलेंडरों के साथ निकलने वाले ऑटो से सारिफीन ने सिलेंडर खींच लेने की कोशिशें शुरू कर दी। एजेंसी के अमले ने चंद अफराद की मदद से उन्हें रोका। गैस की किल्लत के अंदेशों के दरमियान गैस बुकिंग के कई दिन बाद भी सिलेंडर न आने से आम लोग, खासतौर पर सारिफीन, काफ़ी परेशान हैं, नाराज़ भी हैं और गैस एजेंसियों पर रोज़ाना भीड़ भी देखी जा रही है। कमिश्नर सिविल सप्लाईज एम स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बराबर जारी है, कोई किल्लत नहीं है, अवाम परेशान न हो। उन्होंने आदाद शुमार का हवाला भी दिया और कहा कि सप्लाई चेन में कोई रुकावट भी नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की कि इत्मीनान के साथ अपने मामूलात जारी रखें। जितनी रियासत के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस की ज़रूरत है, इसकी सप्लाई का सिलसिला बराबर जारी है। As far as petrol and diesel is concerned, we are making sure that all the supply chains are intact. We are working very closely with the OMCs and making sure that all the petrol bunks in the city and the rest of Telangana is having adequate supplies. If you look at the data, yesterday we have delivered more than petrol and diesel in about 2,173 tankers. So if you look at the average supply for petrol, it's about 5,883 on an average. Now yesterday we have delivered more than 10,800 kiloliters. So that means we have delivered more than 84% of petrol. Similarly, with regard to diesel, we have delivered more than 11,000 kiloliters, about more than 4,000 in excess to the average supply. All in all, if you ask me, our supplies have more than doubled. So we are making sure that the demand is met. So I request all the citizens of Telangana and also Hyderabad in particular that not to have any kind of a panic with them and make sure that the adequate supplies are in adequacy and we'll be able to supply more than what is the demand. और उधर बीआरएस लीडर आर सुरेश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के दावों के बावजूद पेट्रोल पंप पर आवाम की तवील कतारें हैं, लोग फिक्रमंद हैं। पकवान गैस को लेकर भी लोग परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि सप्लाई बराबर जारी रखें और आवाम को किसी किस्म की कोई मुश्किल सूरत हाल पेश न आए। When any confidence in the public, the situation on the ground is very bad. Even in Hyderabad, you can see huge lines before the petrol pumps for filling the fuel. The panic is gripping, despite many statements. Even the state government, the police and the civil supplies try to give some, information about the, status of the fuel available. But still, people are making lines at the gas stations. And at one end, the government statements are coming.
It is not giving any confidence. But other end, there are, rumors going around that the shortage is very much there. The fuel is not being properly supplied to the petrol pumps, and prices may go up, and LPG also is not properly available. So these rumors are also going on. The state government should work in coordination with the central government and must ensure that there is no shortage of the supply, and they should instill confidence in the public that the supplies will be there. This is not about simply, supplies and shortage and whatever it is. It is the, a test to our ability as a country to handle the crisis and the country's resilience to face it. तेलंगाना असम्बली में उस वक्त दिलचस्प मनाजिर देखे गए जब साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि हमारी दुआ है कि अज़हरुद्दीन जल्द MLA या MLC बन जाएं ताकि वो वज़ीर के ओहदे पर बरकरार रहें। उन्होंने भी कहा कि BRS पार्टी की जानिब से बारहा मुतालबात किए गए, आखिरकार अज़हरुद्दीन को वज़ीर बनाया गया, लेकिन अभी तक वो MLA या MLC नहीं बन सके, जिस पर हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए। हरीश राव ने अक़लियती बजट की अदम इजराई को लेकर भी तनक़ीदें की। जवाब में रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन ने हरीश राव से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो अक़लियतों के मसाइल के हल के सिलसिले में अपनी कोशिश का सिलसिला जारी रखेंगे। भाई साहब, पहले अजहर भाई साहब का मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हम BRS पार्टी बहुत लड़े, 2.5 साल में माइनॉरिटीज को मिनिस्टर नहीं दिए बोल के हम लड़े, तो जुबली हिल्स इलेक्शन में आप मिनिस्टर बन गए। पहले आपको मुबारक। मैं आपको मुबारक अजहर भाई, जल्दी MLC भी बनना, आप पूरा टर्म भी करना बोल के मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। हाँ भैया, लेकिन अजहर भाई आप तो क्रिकेट में इंडिया का कैप्टन थे, इंडिया का बहुत अच्छा नाम लाए, लेकिन मुझे डाउट आ रहा है ये सरकार आपको बजट रिलीज नहीं कर रहा, आपका नाम खराब हो रहा। आप माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर बन के, मैं वो भी दुआ करता हूं उनको जल्दी MLC मिले, वो पूरा टर्म कंटिन्यू हो। मेरे डर है आप उसको अप्रैल 30 तारीख तक टाइम है मेरे अजहर भाई को, आप देते कि नहीं देते, बीच में उनको रिजाइन कराते बोल के भी हम डरे हैं हमारे को। हम अल्लाह से दुआ करेंगे वो MLC मिले, उनको पूरा पावर मिले, बजट भी मिले, माइनॉरिटीज को फायदा होने दो और हमारे अजहर भाई का भी नाम अच्छा रहने दो। सर थैंक यू। अरे మంచి మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకు మంచి జరగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నా, అల్లాహ్ని ప్రార్థిస్తున్నా। सो स्पीकर सर, मेरे को ये दिख रहा कि आपका नाम खराब कर रहे क्या बोल के मेरे को डाउट आ रहा। क्यों ये बात मैं खाली नहीं बोल रहा हूं, फिगर्स के साथ बोल रहा हूं। आप देखिए 2025 और 26 में 2800 करोड़ का बजट लगाए, लेकिन खर्चा आधा भी नहीं हुआ, बजट रिलीज नहीं हो रहा। भाई साहब, MTF स्कॉलरशिप, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का MTF स्कॉलरशिप्स को पिछले साल बजट में 120 करोड़ लगाए, रिलीज करे 1 करोड़, बजट में लगाए 120 करोड़, रिलीज करे 1 करोड़। फिर क्या होना ये बच्चे? माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को हम दे रहे थे, हर साल दिए BRS सरकार, लेकिन ये साल में रखे 120 करोड़, दिए 1 करोड़। आप जरा फाइनेंस मिनिस्टर से लड़िए, बात करिए, पूरा बजट रिलीज, अभी 10 दिन बाकी है, ये 10 दिन में पूरा बजट रिलीज करने के लिए आप पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए। और RTF स्कॉलरशिप, भाई साहब RTF के लिए 300 करोड़ रखे, लेकिन सिर्फ 60 करोड़ रिलीज करे, रखे 300, रिलीज करे 60 करोड़। लोग बहुत परेशान में हैं बच्चे। ये RTF और MTF का स्कॉलरशिप फॉरेन रिलीज करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। और आपके मैनिफेस्टो में बताया इमाम मौजम साहब को इंडिया में पहली CM। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं हरीश राव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मैं मिनिस्टर बनने पे मुझे मुबारकबाद दी आपके थ्रू। और कौशिक रेड्डी तो मेरे साथ खेले हैं सर, वो मेरे फ्लिक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी तेज़ बॉलिंग करते थे सर। मेरे ख्याल में श्रीनाथ के बाद मैं जब मैच खेलता, जब श्रीनाथ को जब खेलते थे, उसके बाद में जब मैं हैदराबाद में आता तो मेरे को ऐसा लगता था कि सब बॉलर बहुत स्लो है, इतना तेज़ नहीं आते। लेकिन एक दिन जब कौशिक ने मुझे बॉलिंग किया तो ऑलरेडी बॉल ज़्यादा लग के बैट हिल जाती थी। मेरे ख्याल में शायद 145 की स्पीड में डालता था, श्रीनाथ मेरे ख्याल में 150 के करीब डालता था। लेकिन मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बिल्कुल अपने प्लेयर्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए वो क्या है। सर मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू बोलना चाहूँगा सर, जो मैं आगे 5 महीने ही हुआ है, बट लेकिन जो अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव्स है मैं बिल्कुल 5 मिनट में पढ़ दूंगा सर। मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अचीवमेंट्स एंड अलॉटेड है, और खाली वहाँ पे बस थोड़ा सा प्लान जो आर्किटेक्चरल प्लान था वो थोड़ा सही नहीं था, तो उसको अभी सही कर रहे हैं। उसके बाद में वो भी बिल्कुल जल्द से जल्द होगा। और राजीव युवा विकासम है, जहाँ पे 2.16 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं, बट अभी स्क्रूटिनी हो रही है। उसके बाद वो गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिवली उसमें कंसिडर करेंगे, वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और बाकी तो बहुत से
साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने भी कहा है कि YSR के दौर में शुरू करदा आरोग्यश्री स्कीम के तहत मौजूदा कांग्रेस हुकूमत रकूमात अदा नहीं कर रही है, जिससे हस्पतालों खासतौर पर छोटे हॉस्पिटलों के लिए मुश्किलात हैं। हुकूमत रकूमात अदा करने में लापरवाही कर रही है, जिससे लोगों को इलाज के लिए मुश्किलात होंगी। उन्होंने कहा कि छोटे हस्पताल मसाइल के दौर से गुजर रहे हैं। BRS दौर हुकूमत में हम बिलों की अदायगी पाबंदी से करते आए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत लापरवाही बरत रही है। సో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో దాదాపు మేము 8,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 18 లక్షల మందికి బీఆర్ఎస్ సమయంలో ఆరోగ్యశ్రీ కింద సేవలు అందించడం జరిగింది. సరే, మీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏమన్నారంటే దీని 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల రూపాయల వరకు పెంచుతామని చెప్పారు. కానీ ఇలా మంత్రి గారు ఇచ్చిన సమాధానంతో మనకు చాలా స్పష్టంగా ఏమర్థమవుతుందంటే అధ్యక్ష, ఈ 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల రూపాయలకు పెంచడం వల్ల ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 2.5 సంవత్సరాల్లో ఎంతమంది లబ్ధి పొందారంటే కేవలం 496 మంది మాత్రమే లబ్ధి పొందారు ఈ 2.5 years లో. కారణం ఏంది అంటే ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు ఈ మేజర్ సర్జరీస్ కు ఆరోగ్యశ్రీ కింద ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం లేదు. దాని మీద రివ్యూ చేయండి, ఎందుకు ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలు పొందలేకపోతున్నారో రివ్యూ చేయండి. ఇన్ఫాక్ట్ మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా మేము చెప్పుకోలేదు, కానీ 5 లక్షల నుంచి 10-15 లక్షల వరకు కూడా 607 మందికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కూడా 5 లక్షల పైన డబ్బులు ఇచ్చాం ఆరోగ్యశ్రీ కింద. 607 పీపుల్ వేరియస్ సర్జరీస్ కు ఆరోగ్యశ్రీ కింద అప్ టు 10 లక్షల వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా ఇచ్చింది. కానీ మీరు ఇచ్చింది 496 మాత్రమే. కాకపోతే మేము చెప్పుకోలేదు, మీరు చెప్పుకున్నారు. అయితే అధ్యక్ష, బట్ నేను గవర్నమెంట్ తో కోరేది, ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరోగ్య మంత్రి గారు పదే పదే ఏం చెప్తున్నారంటే మేము और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। और इस दौरान आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में बयान देते हुए कहा कि हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज की रकम को 10 लाख रुपए तक बढ़ा चुकी है और नई हेल्थ स्कीम और लाइफ इंश्योरेंस के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। ఆ సమాచారం ప్రకారం 1,15,00,000 కుటుంబాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంటే ప్రతి కుటుంబానికి ఈరోజు జీవిత బీమాను అందించి ఎవరికైనా కుటుంబంలో కుటుంబ పెద్దను కోల్పోతే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఒక ధీమా ఉండాలి. ఈ జీవిత బీమా ఆ కుటుంబానికి ఒక ధీమా అని చెప్పి ఈరోజు మనం నూతనంగా కొత్త పథకాన్ని కూడా మనం ప్రవేశపెట్టుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈరోజు పేదలను ఆదుకోవడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయడమే కాకుండా ఈరోజు 35 గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీని భవిష్యత్తులో ఏవైతే టీచింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో, ఇక్కడ చాలామంది కాలేజీల యజమానులు ఉన్నారు, ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్, నర్సింగ్ కాలేజెస్ నడిపేవాళ్ళు. టీచింగ్ కాలేజెస్కి ఏమో పేషెంట్లు రావటం లేదు, చాలా వాటికి పేషెంట్లు పోయే దగ్గరనేమో ప్రొఫెషనల్స్ లేరు. దీన్ని ఆలోచన చేసి అందుకే దీని మీద వివరంగా ఇంకా చర్చ చేస్తాం. ప్రభుత్వం అన్ని స్థాయిలో మేము ఈరోజు అందరి నుంచి సమాచారం సేకరించినాం. ఏ ఏరియాలో అయితే టీచింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో, పర్టికులర్గా మెడికల్ కాలేజీలు, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీని మొత్తం ఆ మెడికల్ కాలేజీలకు పంపిస్తే అక్కడ చదువుకునే నర్సింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కైనా, మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కైనా, పీజీ చదువుకునేటోళ్ళకైనా, ఫర్దర్ స్పెషలైజేషన్ చేసేటోళ్ళకైనా విరివిగా బాధితులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళను ట్రీట్ చేయడం ద్వారా। श्री रामनवमी के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रियासती हुकूमतों ने जुमे के दिन आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी तातीलात के कैलेंडर के मुताबिक इस मौके पर तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस और बैंक बंद रहेंगे, जिसके बाद मामूलात की खिदमात मुअत्तल रहेंगी। इस दौरान इत्तला है कि बैंक मुसलसल 3 दिन बंद रह सकते हैं। श्री रामनवमी जुमा 28 मार्च, उसके बाद चौथा हफ्ता 29 मार्च और 30 मार्च को इतवार की तातील भी शामिल है। इस दौरान बैंकिंग खिदमात मुतासिर रहेंगी। शहर हैदराबाद की मसाजिद पर इस दौरान शामियानों को नस्ब करने का काम जारी है ताकि किसी किस्म की कोई शरंगेजी न की जा सके। ख़ासतौर पर पुराने शहर की मसाजिद को पर्दों और मुख्तलिफ शामियानों से ढांप दिया गया है।
हनमकुंडा के इलाक़े सूबेदारी में वाक़ मस्जिद तौहीद में अज़ीम शान खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत ख्वाजा तौक़ीर अहमद ने की। इस मौके पर शेख अब्दुर्रहमान मदनी, शेख अब्दुल्ला साबिर मदनी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की और खुसूसी खिताबात भी किए। हाज़रीन को इल्म दीन की अहमियत से इस मौके पर आगाह किया गया और मीडिया को भी इसकी तफसीलात फराहम की गई। गर्ज ये था ये प्रोग्राम का कि इल्म की जो अहमियत है, इल्म की जो फजीलत है और उलमा का जो एहतराम है, और आजकल के फितनों के दौर में जिस तरह से चल रहा है उसको हटा के इंसान को जहालत से निकाल के नूर की तरफ यानी कि हिदायत की तरफ और इंसान को इल्म की तरफ, ताकि वो लोग हिदायत याफ्ता रहे और अपने उम्र में, दुनियावी उम्र में और अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर से संवार सके। ये हमारी कोशिश थी इंशाअल्लाह इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह से वरंगल हनमकुंडा काजीपेट के अहले हदीस के उलमा इसमें शामिल थे, जो कबायत उलमा है उसमें शामिल थे। उन्होंने अपने अपने तरफ से बड़ी गुफ्तगू की, लंबी गुफ्तगू की अपने मौजू पर, जैसे कि हुसूल इल्म में असलाफ़ की क़ुरबानियाँ है और इल्म का मर्तबा, जहालत और फितन से कैसा निजात मिलेगा और उलमा का एहतराम करना और इल्म को फैलाने के ज़राए मसाजिद और सोशल मीडिया। तो यहाँ हम लोग इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूस रखेंगे, मजालिस रखेंगे ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा उठाएँ। कुरान और हदीस की रोशनी में ये प्रोग्राम रखा गया था और दुआ करते हैं कि इस तरह के मजालिस हर मस्जिद में हो ताकि सही इल्म फैले और जो जहालत, जो फितने हैं उसको दूर हो जाए, क्योंकि लोगों को इल्म से ज़्यादा फितनों की बहुत सारी चीज़ें जो अपने आप को, जो इंसान को खाई जा रही, जो माशरे को जो खाई जा रही है, तो इसमें इस्लाह माशरा भी होगा, अपने मामलात भी दुरुस्त होंगे और लोग सही जो है ना उलमा की तरफ रुजू होंगे, बल जो अपने उमूर है उसको सही तरह से इस्लाह कर लेंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। मुसद्दिक़ इत्तलात मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स खैरताबाद जोन टीम और पुलिस एहलकारों ने GHMC सर्कल नंबर 40 कावड़ीगुड़ा में छापा मारा और बगैर इजाज़त और गैर मेयारी आइसक्रीम फैक्ट्री चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सपायर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने और गैर सेहत बख्श अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और इस मौके पर बड़ी तादाद में सामान भी जब्त कर लिया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से किया इनकार, कहा फिलहाल बातचीत का कोई इरादा नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन क़यादत को डर है कि डील का कहेंगे तो अवाम के हाथों मरेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप का अजीब व गरीब दावा। अमेरिका और इसराइल जंग ख़त्म कर दें, ईरान अपने पड़ोसी ममालिक पर हमले भी बंद करे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अपील। ईरान के साथ जारी जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 300 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद हलाक, 3 दीगर ज़ख्मी। अमेरिका ने हिंदुस्तान के मुकाबले में ईरान मामला हल करने पाकिस्तान को दी तरजीह, ये मोदी हुकूमत की नाकामी है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की मरकजी बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद। हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए लोग कतारों में ठहरने पर आज भी मजबूर। पेट्रोल की किल्लत नहीं, कमिश्नर सिविल सप्लाई तेलंगाना MSD फन रविंद्र का दावा। और हमारी दुआ है कि अज़हरुद्दीन जल्द MLA MLC बन जाएं ताकि वज़ीर के अहदे पर बरकरार रहें। तेलंगाना असम्बली में साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। अज़हरुद्दीन ने जवाब में हरीश राव से किया इजहार तशक्कुर। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।